आप लोग जानते हैं कि हम लोग की पार्टी जो लाल झंडे वाली पार्टी है, इसका शुरू से ही इतिहास रहा है। हम लोग चाहे अत्याचारी कितना भी बड़ा हो, अन्याय करने वाला कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ लाल झंडा अपने सीने से लगाया हुआ कोई कामरेड ग्रामवासी, ये सभी पंचायतवासी, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छात्र नौजवान दोस्तों, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, माताओं और बहनों, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया सुरेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। संचालन पूर्व मुखिया धीरोज जी कर रहे हैं। यहाँ मड़िया पंचायत के हमारे मुखिया और भाकपा माले के किसान सभा, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला के अध्यक्ष साथी रामदेव सिंह यादव जी हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले के प्रखंड के सचिव वरिष्ठ नेता साथी हरेंद्र राम जी हैं। साथी नारायण दास जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। नीरज जी जो मणिया पैक्स के अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के युवा नेता हैं। हरिहर प्रसाद गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी नौजवान दोस्तों साथियों, आप सभी को अपनी बात शुरू करो इससे पहले जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग की पार्टी जो लाल झंडे वाली पार्टी है, इसका शुरू से ही इतिहास रहा है। कहीं भी जुर्म हो, अत्याचार हो, अन्याय हो, उसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का, या यूं कह लीजिए कि हमारी पार्टी का निर्माण ही अन्याय और गैर बराबरी के आधार पर स्थापित समाज में आमूलचूल बदलाव परिवर्तन के लिए हुआ था। और जब से हमारी पार्टी बने, तब से हम लोग समाज में एकता, बंधुता, भाईचारा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, ऊंच नीच के खिलाफ और खास तौर पर अन्याय के खिलाफ मजबूती के साथ संघर्ष करते आए हैं। हम लोग चाहे अत्याचारी कितना भी बड़ा हो, अन्याय करने वाला कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ लाल झंडा अपने सीने से लगाया हुआ कोई कामरेड डरने से कतराने का काम नहीं करता है। बहुत सारी धमकियां हम लोगों ने झेला, बहुत सारे हमले हमारे ऊपर हुए, हमारे कई सारे साथियों ने शहादतें भी दी। आप जानते हैं हमारे पार्टी की तरफ से कामरेड जीवत, कामरेड सहतू, कामरेड नरसिंह, कामरेड राजेश जैसे कई सैकड़ों साथियों ने लड़ाई के दरमियान शहादतें दी हैं। सामंती ताकतों के खिलाफ, मंचलों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाने का हमारा इतिहास रहा है। इसलिए आज अगर कोई यह समझता है कि भाकपा माले दलाव में सभा कर रही है या नेता आए हुए हैं तो ये यूं ही कर रहे हैं, तो हम उनसे साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि आप इतना हल्का में लेने का कोशिश मत कीजिए। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार कई स्तर पर है। पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव बीता, हम लोगों ने साफ तौर पर देखा कि कैसे पूरे बिहार भर के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, कैसे इलेक्शन कमीशन संविधान और कानून को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का खुलेआम मदद कर रहा था। आप लोगों ने देखा, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चुनाव शुरू होने से 6 महीना पहले कोई भी सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की कोई योजना लागू नहीं कर सकती थी। कई सारे राज्यों में इसी इलेक्शन कमीशन ने उस पर रोक लगाया। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एनडीए गठबंधन को खुला छूट दे रखा था कि वो जितना चाहे चुनाव को मैनिपुलेट कर दें। वो पैसे के बल पर, धमकी के बल पर, डर के बल पर जैसा हो ये इस चुनाव में कर सके। और हम लोगों ने देखा कि तमाम तंत्र मंत्र प्रपंच के तहत पूरे बिहार भर के अंदर कैसे मतदाताओं को डराया गया, धमकाया गया। 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए चुनाव के 2 दिन पहले। 1,56,00,000 महिलाओं का अगर 243 विधानसभा में बांटिएगा तो पता चलेगा कि एक विधानसभा में लगभग 64,500 65,000 महिलाओं को पैसे दिए। और पैसे ही नहीं दिए गए,
पहले जीविका दीदियों को डराया गया, उनके समूहों को डराया गया और कहा गया कि जाओ और महिलाओं को समझाओ कि अगर ये 10 रुपया लेकर के अगर वो भी विपक्षी पार्टी को वोट देंगी तो आने वाले समय में उनसे वो पैसा भी ले लिया जाएगा और उनको 2 लाख रुपया भी नहीं दिया जाएगा। डराने, धमकाने, लालच देने, ये सब संविधान के खिलाफ है। लेकिन ये सब कुछ हुआ और इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके सारे तमाशे ही नहीं देखता रहा, बल्कि इलेक्शन कमीशन सरकार के इस कुकृत्य में अपनी पूरी भागीदारी करता रहा। इसलिए हम लोगों ने तो कहा भाई कि चुनाव का हार जीत तो तब होता है जब आप किसी पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन यहां तो पूरे बिहार में हम लोग इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे। हमारे सामने इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। इसलिए आप बताइए कि पार्टियों से चुनाव जीत सकते हैं, इलेक्शन कमीशन से कैसे चुनाव जीत सकते हैं? इसलिए करप्शन ऊपर से लेकर के नीचे तक है, सचिवालय से लेकर पंचायत तक। लगातार मंत्री लोग बोल रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम हत्यारों पर बुलडोजर चलाएंगे, अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे, कोई कह रहा है कि हम जमीन माफियाओं पर बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हत्या, अपराध, बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन इस राज्य के अंदर बढ़ रहा। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पटना में एक बच्ची, जहानाबाद की लड़की मेडिकल की तैयारी कर रही थी, नीट एग्जाम की, कैसे उसके साथ दरिंदगी हुई, उसे हत्या कर दी। पहले पुलिस ने साक्ष्य छुपाने का कोशिश किया, जब लोग जागरूक हुए तब जांच हुआ तो पता चला कि अरे तो बहुत विभत्स बात है, लड़की के साथ बलात्कार। और सिर्फ बलात्कार नहीं, बल्कि उससे भी खतरनाक सच्चाई सामने आई है कि पटना में जहां हम अपने गांव में किसान मजदूर अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हमारी बच्ची जाएगी पटना का हॉस्टल में पढ़ेगी, हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं, 2 पैसा भेज रहे हैं, उसका मदद कर रहे हैं, वहां पटना के छात्रावासों में हमारी बच्चियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी संकट में है और खतरे में। यह बिहार की स्थिति। हर एक भी अपराधी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। यही किरनी में, कैसर के बगल में किरनी से एक बच्ची कैसर से ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी, मंचले लोग 10 बजे दिन में पिस्टल के बल पर उसको उठा करके ले गए और उसके साथ गलत काम किया, उसका बलात्कार किया, जिसका हम लोगों ने प्रतिकार किया। हम लोग सड़क पर लड़े, 6 घंटा 7 घंटा सड़क जाम हुआ, तब जाकर के उसमें कर रहा है। तो अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को इस सरकार का कोई खौफ, तनिक मात्र खौफ नहीं है। बिल्कुल वो बेखौफ है, ना उन्हें पुलिस से डर है, ना उन्हें न्याय व्यवस्था से डर है, कानून से। ऐसे ही यहाँ के मंत्री विजय सिन्हा जी कहते हैं कि हम जमीन माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे। हमने तो कल ही खुलासा किया है एक जमीन माफिया का, खुलासा किया है, भैया कार्रवाई करिए। लेकिन उनको सिर्फ भाषण देना। पूरे बिहार भर के अंदर, चाहे वो सरकारी जमीन हो या कमजोर या गरीब लोगों की जमीनें हो, उसको लूटने वाले लोग कौन है? वही लोग हैं जिनको डायरेक्ट सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता संरक्षित अपराधी इस राज्य के कुछ संपत्तियों को लगातार लूट रहे हैं और सरकार बैठ करके तमाशे लूट रही है। पिछले 20 वर्षों से हम नीतीश जी के राज को देख रहे हैं। आज कोई नया राज हम नहीं देख रहे हैं कि कोई नई बात कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से हम लोग ये जान रहे थे कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी को जो करना था उन्होंने किया, अब इनके पास करने के लिए कोई नया काम नहीं बचा। इसलिए इस बार तो भाई इनको जाना है और नई सरकार को आना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल नौजवानों के नौकरी का सवाल है। कहीं नौकरी नहीं है, नौजवानों की माथे की लकीरें दिन प्रतिदिन और मोटी होती जा रही है। कई राज्यों में नौकरी नहीं है, जहां भी नौकरियां थी वो प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया गया, आउटसोर्सिंग को दे दिया गया, कोई सरकारी नौकरी नहीं। कहीं गार्ड रखना है तो आउटसोर्सिंग का कंपनी रखेगा, कहीं कंप्यूटर का ऑपरेटर रखना है, ब्लॉक में पंचायत में आउटसोर्सिंग का एजेंसी रखेगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी बहाल करता है, उसमें ना नौकरी का गारंटी होता है, ना स्वास्थ्य का गारंटी होता है, ना पेंशन का गारंटी होता है। और जब चाहे अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं करें तो जब चाहे आपको आउटसोर्सिंग एजेंसी लात मार करके बाहर भगा सकते हैं। यह स्थिति है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई नौजवानों की ये उम्मीद है और बड़ी संख्या में नौजवान इस चुनाव में भागीदारी भी कर रहे थे, लेकिन हुआ उल्टा। लोगों ने सोचा कुछ और था, लेकिन जो रिजल्ट आया वो लोगों के सोच के सीधे विपरीत आ गया। अब तो लोग भी चिंतित हो गए ये देख करके कि भाई अब क्या किया जाए। हमने तो वोट किसी और को जिताने के लिए दिया और पूरे बिहार में सरकार किसी और की बन रही। तो ये लोकतंत्र, संविधान और हमारा जो अधिकार है उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं।
हमारे कई सारे नेताओं ने, पूर्व मुखिया लोगों ने, इस पंचायत के लोगों ने इस पंचायत के अंदर के भ्रष्टाचार का बात उठाया है। कहीं कुछ बन गया, उसका पैसा निकल गया, वो बना नहीं, कहीं कुछ हो गया, उसका पैसा निकल गया, नहीं बना। अब एक बात समझ लीजिए, जिस भी समाज में जहां भी जनता जागरूक नहीं रहेगी, अपने अधिकारों के प्रति आप सचेत नहीं रहेंगे, तो भ्रष्टाचारियों का बोलबाला ऐसे ही बहता रहेगा। अगर आप जागरूक रहेंगे, अगर आप सवाल करते रहेंगे, लोकतंत्र ने और संविधान ने हमें सवाल करने का अधिकार दिया, हम किसी से भी सवाल कर सकते हैं। तो अगर आप सवाल करते रहे जैसे आज सवाल कर रहे हैं, अगर ऐसे ही सवाल पहले भी करते रहे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सजग रहते, लोकतंत्र का प्रहरी के रूप में जैसा संविधान मानता है जनता को, अगर आप पहरेदारी लोकतंत्र का करते रहते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी का औकात नहीं होता कि जनता के पैसे का लूट कर सकता। इसलिए जनता के पैसे के लूट से बचाने के लिए और जनता के पैसे को जनता के सही कार्यों में खर्च करने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, सबको जागरूक होने की जरूरत है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं मजबूती के साथ। आपने जो खोज किया है, आप लोगों ने गांव-गांव में, पंचायतों में जो देखा, उसको आप लोगों ने पाया है और उसको आपने मुद्दा भी बनाया है, सवाल बनाया है। हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि गांव के लोग के पर्चा तैयार करें, एकजुट हो। अगर इस तरह का भ्रष्टाचार का कोई सवाल है तो इसके खिलाफ हम लोग प्रखंड कार्यालय में जाकर प्रखंड कार्यालय का घेराव करें और वीडियो के सामने, वहां के अधिकारियों के सामने एक्सपोज करें और कहें कि यहां पर लूट हुआ है, इस पर आपको कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी, सरकार भी एक्सपोज होगी, अधिकारी भी एक्सपोज होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है आपकी एकजुटता, आपकी एकता, आपकी ताकत, तब जाकर के होगा। हम लोग इस सभा में आए हुए हैं, हमारी सिर्फ यही जवाबदेही है और जिम्मेदारी है कि करप्शन नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार होगा, करप्शन होगा, तो जनता को मिलने वाले उसके वाजिब जो अधिकार हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने सुना, हमारे साथियों ने, कई सारे साथियों ने अपनी बातें रखी। एक साथी कह रहे थे कि फोटो खींचने का पैसा लगा। आजकल तो भाई डिजिटल जमाना है, पहले के जमाने में तो रील से, फोटो कैमरा से खिंचाता था तो पैसा भी लगता था। आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, अब फोटो खींचने का कहीं पैसा लगता है जी? अब कौन फोटो खींचने का पैसा लगता? और पैसा का चार्ज है कितना? 500 से लेकर 3000 रुपया, इतना चार्ज है। कह लिए भाई तो आपको आवास दिया जाए, फिर आपको जब आवास मिलेगा तो उस समय जो भी पैसा आएगा उसमें से 20 से 30 हजार रुपया फिर ले लिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि अरे भाई ये पैसा सरकार का तहार थोड़े हो, 10-20 हजार दे देबो तो कौन तू खेत बेच के देता। और हम लोग, नादान लोग, इस बात को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और अपने मन में रख लेते हैं कि ना ठीक है, कहता हमनी के पैसा थोड़े है, रुपया चलो 10-20 हजार ले ले, बाकी पैसा बा देता नु। 1,20,000 आई, 20,000 ले ले लस, चलो 1 लाख मिलल, हमार थोड़े। यही संसार है, इसी को समझने की जरूरत है। जो भी सरकार आपके लिए पैसे खर्च कर रही है, वो सारा पैसा आपका पैसा है, आपके गांव का मेहनत मजदूरी का पैसा है। सरकार ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार बैठी है और करके लगातार नोट छाप रही है, नोट छा रही है और आपको वो नोट बांट रही है। ऐसा नहीं होता, ऐसे अर्थव्यवस्था नहीं चलती, ऐसे देश नहीं चलता, ऐसा राज्य नहीं चलता। हम सब सरकार को टैक्स दे रहे हैं, कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हैं। जैसे अपने जो भी इस्तेमाल करने की चीजें आप खरीदते हैं, दुकान से सामान खरीदिएगा, सब पर टैक्स है। आप मोबाइल आपने खरीदा, टैक्स दिया है, कुर्ता सिलवाया, उस पर टैक्स दिया है, घड़ी आपने पहनी है, उस पर टैक्स दिया है, जूता चप्पल सब पर टैक्स है। इन्हीं टैक्सों के पैसे जो विभिन्न माध्यमों से सरकार के खजाने में पहुंचते हैं, वही पैसा सरकार आपके विकास के लिए दोबारा आपको देती है। तो फिर 1,20,000 रुपया किसका हुआ? आपका ना हुआ जी। 1,20,000 रुपया से ज्यादा रुपया आपने अपने जीवन में सरकार को दिया है। आप जान लीजिए, जितना आपने सरकार को दिया उसी पैसे से, आप ही के कमाई से, किसानों मजदूरों के कमाई से इस देश के अंदर प्रधानमंत्री का जहाज, मुख्यमंत्री का जहाज उड़ रहा है। इस देश के अंदर हमारे जैसे लोगों, विधायकों को
वेतन मिल रहा है, कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है, उसी के बदौलत आप ही के कमाई से ये पूरा हावी जावी दुनिया भर का जितना भी चल रहा है सब आपकी कमाई से चल रहा है। लेकिन आपको आप ही के कमाई का एक छोटा सा हिस्सा देने में ये लोग कतराते हैं। क्या समस्या भाई? और हम नादान लोग इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि सवाल क्या है। मसला यह है कि वो पैसा आपका है और वह आपके लिए खर्च होने की जरूरत है। और आप जिस दिन आप ही लोग हैं, हर गांव का यह मैटर है, 1 इंच जमीन के लिए गोलियां चलती हैं, लाठियां चलती हैं। आपको लगता है कि जमीन हमारा है, लड़ जाते हैं। आपको लगता ही नहीं कि गलत आपका है, इसलिए आप उसके लिए नहीं लड़ते हैं, चुपचाप उस करप्शन को बर्दाश्त कर लेते हैं। आप लोगों को लगता ही नहीं कि अस्पताल आपका है, इसलिए आप अस्पताल के लिए नहीं बोलते। अगर आपको किसी दिन लगे कि जो भी अस्पताल का बिल्डिंग बना है इसके लिए आपने पैसा दिया है, तो उसमें डॉक्टर की लड़ाई जरूर आप लड़ते कि भाई हम पैसा से बिल्डिंग बनवा दिए तो डॉक्टर आना चाहिए, लेकिन आप उसके लिए नहीं लड़ रहे और उन्हीं डॉक्टरों के अभाव में आप मारे जा रहे हैं। आज ही हमने देखा एक तियरा की महिला गई थी बक्सर अस्पताल में इलाज कराने के लिए, डिलीवरी था, ऐसा सुई दे दिया डॉक्टर के, आधा घंटा में उनका डेथ हो गया। ये अस्पतालों का स्थिति है। जितना सीट है डॉक्टर का उससे आधे से भी ज्यादा कम, कह लीजिए कि 15 से 20% डॉक्टर। यही आपके सिकरौल में एक अस्पताल है, जाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि अस्पताल है, जंगल झाड़ में फंसा हुआ। कई बार हम उस अस्पताल का दौरा किए। विधानसभा में हमने क्वेश्चन किया था कि हमारे क्षेत्र में सबसे लास्ट में पड़ता है ये इलाका, यहां डॉक्टर का अस्थायी व्यवस्था किया जाए। लेकिन 5 साल तक लगातार विधानसभा में लड़ने के बावजूद सरकार ने यहां डॉक्टर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव तो हमें जीतने के लिए डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता तो पूछ ही नहीं रही है कि आपने डॉक्टर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि जनता तो डॉक्टर के सवाल पर वोट ही नहीं देना चाहती, क्योंकि जनता तो चुनाव के दरमियान ये पूछती ही नहीं कि स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा, ये शिक्षक क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तो चुनाव में पूछते ही नहीं है। चुनाव तो जाति, पार्टी, धर्म, पैसा, पूंजी, इसी पर जीत जाना है। तो क्यों डॉक्टर बहाल करने का टेंशन लिया जाए, क्यों फिर जनता के लिए ये पैसा खर्च किया जाए, एक डॉक्टर दे करके उसको लाख रुपया महीना क्यों दिया जाए, वही लाख रुपया बचा करके क्यों नहीं अपना कुर्ता पजामा सिलवाया जाए, हेलीकॉप्टर पर घुमा जाए, क्या मतलब है जब उस पर वोट ही नहीं पड़ना। इसलिए आपका मुद्दा महत्वपूर्ण है। अभी आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अभी एक साथी ने आवेदन दिया कि पैक्स ने यहाँ के 80 किसानों का धान खरीद लिया, पैसा नहीं दे रहा, और वो इस पर FIR भी किया है। उन्होंने कहा कि डीएसपी ने ऐसे ही टाल दिया। यही नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे बिहार में ये किसानों का ही इलाका है, पूरा बिहार, सिर्फ बिलाव नहीं, किसानों का क्षेत्र है। मैक्सिमम लोग खेती करते हैं, चाहे वो इच्छा से करें चाहे मजबूरी में करें, क्योंकि करने के लिए खेती के अलावा दूसरा कोई काम तो आपके पास है नहीं, तो करना खेती है, चाहे वो बारिश हो, नहर में पानी आए नहीं आए, क्योंकि दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। आपको जीना है, मरना है, उसी में रहना है, खेती ही कर सकते हैं। तो सरकार ने तो इतने वर्षों में उद्योग धंधा भी नहीं स्थापित किया कि चलिए भाई खेती घाटे में जा रही है तो बिजनेस कर लेते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। करना आपको मजबूरन खेती है। 90 से 95% लोग इस गांव के खेती करते हैं। 2-4% लोग होंगे जो सरकारी नौकरी करते होंगे, खेती नहीं करते होंगे, 2-3%, बाकी सब खेती करते। लेकिन समस्या क्या है? अभी मोटा चक्रवात आया और चक्रवात में सारे धान सो गए नीचे, पानी सूखा नहीं, कटनी समय पर नहीं हुआ, धान खराब हुआ, ऊपर से गेहूं का बोनी भी समय पर नहीं हुआ, और अब उम्मीद है कि गेहूं का भी बंटाधार हो जाना है पूरा इलाके में। क्या इस विषय पर सरकार ने कोई विचार किया? क्या आपको लगता है कि इस विषय पर सरकार को विचार करना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि सरकार इस विषय पर विचार नहीं कर रही है तो हमें खड़ा होकर के बोलना चाहिए सड़क पे, चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए कि सरकार इस विषय पर विचार करे? क्योंकि नुकसान आपका हुआ। सरकार कह रही है कि हम धान का कीमत 2300 कुछ रुपए तय किए हुए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में कहीं भी किसान का धान 1800 से ऊपर में नहीं लिया गया और नहीं लिया जा रहा। लेकिन हर क्विंटल पर आपको 350 रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है, आपने इसको बर्दाश्त कर लिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने इतना बर्दाश्त करना सीखा कैसे, और दुख का सारा कारण यही है। आप जिस दुख से दुखी हैं
जिस दुख से पीड़ित हैं, जिसके वजह से आप सब यहां इकट्ठा हैं, उसका एकमात्र कारण है कि आपने बर्दाश्त करना सीख लिया, आपने समस्याओं से बचना सीख लिया, समस्याओं से जूझना आप भूल चुके हैं। और एक बात समझ लीजिए कि जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे वो आपके जीवन का कोई भी हिस्सा हो, अगर आप उन समस्याओं को मान लेंगे कि समस्याएं खत्म नहीं होंगी, तो वो समस्या एक दिन आपको खत्म कर देगी। इसलिए समस्या आपको नहीं खत्म करे, आपको उन समस्याओं को खत्म करने के लिए एकजुट होना होगा, लड़ना होगा और गुलबंद होना होगा। और यकीनन जिस दिन आप गुलबंद होंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारे दुख और तकलीफ खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सबने बहुत मेहनत करके इतना कार्यक्रम सजाया, बढ़िया से कार्यक्रम किया है, इसलिए इस कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ाइए। आपने जो लूट भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम शुरू की है, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। मैं पूरे बिहार, पूरे डुमरांव बक्सर की जनता से कहना चाहता हूं कि बिलाव में जो यहाँ के आम लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो मुहिम शुरू किया जनता की जागरूकता के लिए, ये सबको करना चाहिए। अन्य पंचायतों में भी हो और जहां भी जरूरत पड़ेगा निश्चित तौर पर समय के हिसाब से हम लोग शामिल होंगे। इन्हीं बातों के साथ कि अगर आप गुलबंद हुए हैं, आप एकताबद्ध हुए हैं, तो भाजपा माले आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। आप सब एकजुट रहिए, हम सब मिलकर के लड़ेंगे। लूट और भ्रष्टाचार के इस राज को खत्म करने के लिए हम सब अपनी आखिरी सांस तक, सड़क हो, सदन हो, कहीं भी हो, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, काफी देर तक इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।